हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश। दोस्तों, आज हम लोग दृष्टि आईएएस का एक अगला मॉडल पेपर लेकर आए हैं, आरओ प्रीलिम्स 2023 के लिए। इसमें मेरे भाई ऐसे प्रश्न को रखा गया है इस मॉडल पेपर में जो आरओ या यूपीपीएससी एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। इसमें मिक्सचर टाइप के प्रश्न हैं, यानी हर एक सब्जेक्ट का जितने भी टॉपिक हैं आरओ प्रीलिम्स में जितने भी टॉपिक इंक्लूड हैं, उन सभी टॉपिक से जो कई कई बार प्रश्न रिपीट हुए हैं वही प्रश्न हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या करंट अफेयर, जो पिछले एग्जाम में करंट अफेयर पूछे गए हैं, उन्हीं से संबंधित एक नया करंट अफेयर के सवाल बनाकर इसमें डाला गया है कि हाँ, इस टाइप के सवाल बन सकते हैं। तो ऐसे सवाल है मेरे भाई इसमें। आपका एग्जाम बहुत ही करीब है, 11 फरवरी को संभवतः आपका एग्जाम डेट आई है, तो उसमें हो जाएगा ये। तो मेरे भाई आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मेरे भाई ऐसा नहीं कि हम जो भी प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम प्रश्न को पढ़कर आंसर बताकर आगे निकल जाएंगे, ये तो नाइंसाफी वाली बात हुई। हम लोग प्रश्न को जो है समेकित विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। समेकित विधि क्या होती है? जैसे हम लोग किसी प्रश्न को पकड़ लिए तो उस प्रश्न का आंसर के साथ साथ हम लोग उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे उन सभी बातों पर डिस्कस करते हैं, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई दूसरा सवाल बने तो आपसे वो चूके ना। तो हम लोगों का प्रयास यही होता है कि हम कोई भी चीज़, हमारे पास तो संसाधन कम है अभी, तो हम लोग पीडीएफ के माध्यम से आप सबको जो भी जितना भी हो सकता है उतना करते हैं। तो आने वाले समय में यदि हमारा संसाधन, हमारा ये जो है संसाधन अगर बढ़ेगा तो चीज़ें और अलग देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी हमारे पास जो भी है उसी में हम बेहतर से बेहतर चीज़ों को, हमारी ये पूरी मेहनत होती है, कोशिश होती है कि हम अपने इस सीमित संसाधन में आप सबको जो है कितना मतलब अच्छे से अच्छे चीज़ प्रोवाइड करा सके। तो मेरे भाई हमारी यही पूरी कोशिश है कि हम जो भी चीज़ यहाँ डिस्कस करें वो एकदम ऑथेंटिक हो और सही चीज़ हो। पहला प्रश्न मेरे भाई मैचिंग से है, और मैचिंग वाले सवाल इतने अच्छे होते हैं कि इसकी जो है गलत होने की संभावना बहुत कम होती है। कैसे, देखिए क्या है। सबसे पहले देखिए, सूची 1 में दिया है, कुछ कृषि का नाम दिया है, और सूची 2 में उसमें कौन सी कृषि में कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है ये हमें मिलाना है। तो देखिए हम कैसे मिलाएंगे, जो सबसे पहले क्लियर हो पहले उसको मिला लें। ये जो विटीकल्चर होता है, ए वाला मेरे भाई, विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन किया जाता है, अंगूर की खेती, ये हो गया। और जो ये पीसी कल्चर होता है, सी वाला, इसमें जो है मछली का उत्पादन किया जाता है। और जो वेजी कल्चर होता है, बी में, वृक्षों की खेती की जाती है, यानी पेड़ पौधों लगाकर बेचा जाता है। और ये जो डी वाला है, ओलेरी कल्चर, इसमें जो है सब्जी की खेती की जाती है। तो इस आधार पर देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सेट बन रहा है। ए वाला 4 पर, बी वाला 3 पर, सी 2 पर, ये वाला, ये। तो इस आधार पर हम लोगों को बन गया। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न होता है। हम लोग 1-2 मिलाकर भी एलिमिनेशन लगाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा मिला दिया। तो 1-2 अब मिलाना आता रहेगा, फिर भी आप लोग कर ले जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग दूसरे पर। देखिए दूसरा बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है दूसरे में? दूसरा में कह रहा है कि वायु शक्ति, थोड़ा सा हम लोग छोटा करें, हाँ, वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो मेरे भाई हमें पता है जो विंड पावर होता है, वायु शक्ति होती है, हवाएं जो है गतिज ऊर्जा का रूप होता है। हवाएं जो है पंखे से आकर टकराती हैं, पंखा घूमता है, मोटर को घुमाता है, और मोटर हमें विद्युत ऊर्जा देता है। तो इस हिसाब से मेरे भाई कौन सा, यानी गतिज ऊर्जा जो होती है वो हमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चले हम लोग अब अगले प्रश्न पे। देखिए क्या कह रहा है ये। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से, यानी बहुत जल्दी से, हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो मेरे भाई में पता है, मोटर वाहन इत्यादि से जो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, यह हमारे हीमोग्लोबिन से बहुत ही तेजी से जुड़ता है। पता है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन घुली होती है, लेकिन ऑक्सीजन से कई गुना तेज जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाता है, जो प्रदूषक पदार्थ है, जो शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। तो ऑक्सीजन का अपेक्षा अधिक तेजी से हीमोग्लोबिन में कौन सा ऐसा पदार्थ है, कौन सा ऐसा प्रदूषित पदार्थ जो घुल जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया। तो चले हम लोग अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, देखिए। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस लिए किया गया था मेरे भाई? आप लोग को पता ही होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार मेरे भाई? 1921 में, सॉरी, कब दिया गया था?
1921 में दिया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न पे। देखिए क्या है, ब्लड से संबंधित है, बढ़िया प्रश्न है। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है। ल्यूकीमिया मेरे भाई क्या होता है? ब्लड कैंसर। आप सबको पता है, जो सलमान खान को हुआ है यही वाला ब्लड कैंसर, यानी ल्यूकीमिया जिसे हो जाता है उसके ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स WBC की मात्रा बहुत बढ़ जाती है असाधारण तरीके से। तो वही है इसमें, ल्यूकीमिया एक प्रकार कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। किसकी होती है अभी मैंने बताया, और वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। तो चलते हम लोग छठवें प्रश्न पे। छठवां प्रश्न हमारा है, मैचिंग वाला है। देखिए बढ़िया सवाल होता है, मैचिंग वाले सवाल बहुत बढ़िया होते हैं, वो आपको नंबर आसानी से देके जाते हैं। क्या है देखिए हमारा यहाँ, एक में तो यह है मेरे भाई कुछ युद्धों के नाम, और दूसरी सूची में है कौन उस युद्ध से संबंधित संधि। अब इसे हमें मैच कराना है। तो देखिए यहाँ प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय तृतीय दिया है ना। तो कर्नाटक में जो 3 युद्ध हुआ था, तो उसकी एक संधि की एक ट्रिक होती है XPP। इसे याद रखेंगे आप लोग तो ये कर ले जाएंगे, ये ट्रिक है XPP। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो एक्सला सैपल, तो एक्सला सैपल हो जाएगा यहाँ, एक्सला सैपल जाके मिल जाएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था वो पांडिचेरी में हुआ था, ये जाके तीसरे वाले से मिल जाएगा। ये भी हो गया। और ये अगला पी जो है, ये सॉरी ये तृतीय है ना, सॉरी यहाँ पर हमने गलती कर दिया, मैं सोचा द्वितीय। ये जो तृतीय वाला है, तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये पेरिस से है। और ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये पांडिचेरी पे चला जाएगा। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी, ये 2 पे चला आएगा। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ये ऑप्शन नंबर बन रहा है? ऑप्शन नंबर सी, बी 1 पर एकदम फिट है, पहला 4 पर, दूसरा 1, और ये हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग मैच कराकर, थोड़ा सा भी हमें 1-2 आता रहेगा तो भी हम इसे कर ले जाएंगे। तो चले हम लोग 7वें पर। देखिए क्या है यहाँ पर 7वें में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत बना सकता है मेरे भाई संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए राज्य वाले विषय पर 7वें में? तो ये अनुच्छेद 253 के तहत, इसका उत्तर ये हो गया। चलिए हम लोग अगला देखते हैं 8वां में। देखिए 8वां क्या है हमारा, कथन कारण से संबंधित है, बढ़िया प्रश्न। क्या कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। सही बात है, अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। कारण है क्यों कहा था? अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही, यानी जो कथन है इसका कारण ये आर फिट बैठ रहा है। यानी अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये जब मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो इसके विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं। ए का स्पष्टीकरण आर है। चलिए हम लोग 9वें पर। क्या कह रहा है हमारा 9वां प्रश्न, देखिए भारत में एक नया राज्य सृजित, यानी भारत में एक नया राज्य बनाने के लिए विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो इस सिचुएशन में भारत को एक नया राज्य बनाना है या किसी राज्य का नाम बदलना है, तो उस सिचुएशन में संसद को साधारण बहुमत के द्वारा पारित करना होता है। ये साधारण बहुमत क्या होता है मेरे भाई, कि जितने लोग सदन में आए हैं और आने वाले में से जितने लोग वोटिंग कर रहे हैं, वोटिंग करने वालों की संख्या जो है 50% प्लस 1, यानी 50% से अधिक होनी चाहिए। जैसे 100 लोग वोटिंग कर रहे हैं तो 51 लोग उसके पक्ष में होने चाहिए। तो ये हो गया। 10वां हम लोग देखते हैं क्या है। फिर 10वां मैचिंग वाला है। मैचिंग वाले सवाल बहुत अच्छे होते हैं मेरे भाई, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, मैचिंग वाले सवाल RO में ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। तो क्या है यहाँ, एक तरफ कुछ संस्थान दिया है और उससे जुड़ा हुआ दूसरी तरफ अनुच्छेद है, उसे मिलाना है हमें। तो हमें ए देख रहे हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, ये आएगा अनुच्छेद 38 पर, ये आ गया। वित्त आयोग सबको पता है, ये 2 पर चला जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग, ये अनुच्छेद 115, और प्रशासनिक अधिकरण जो है अनुच्छेद 323,
सॉरी, संघ लोक सेवा आयोग 315 है और प्रशासनिक अधिकरण जो है 323A है। तो हमने मिला दिया पूरा, तो मिला दिया तो आप लोग देख सकते हैं कौन सा फिट हो रहा है हमारा। ए वाला चला आएगा 3 पर, बी वाला चला आएगा 2 पर, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। तो चले हम लोग अब अगले प्रश्न पे। तो साथियों चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न नंबर 11 पर, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए शक्ति संपन्न सांविधिक प्राधिकारी है। यानी किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति घोषित करना हो तो किसके पास अधिकार है? तो आप सबको पता होगा ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12 में देखें क्या है, बढ़िया प्रश्न है झील से संबंधित। क्या है देखें इसमें, कह रहा है कि जो झीलें हैं उनके क्षेत्रफल की दृष्टि से और वही क्रम में व्यवस्थित करना, यानी सबसे बड़ी झील, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो देखिए क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ी झील होती है मेरे भाई कैस्पियन सागर होता है, उसको माना जाता है, लेकिन वो यहाँ है नहीं, तो यहाँ सुपीरियर होगा, सबसे बड़ी यही है। इसके बाद दिए हुए जो ऑप्शन है, इसके बाद आता है विक्टोरिया झील। तो आप लोग देख लीजिए एलिमिनेशन के माध्यम से कि पहले 4 होना चाहिए फिर 3, तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, हमें इतने से कन्फर्म हो गया। उसके बाद देखते हैं 2 होगा और सबसे छोटी इस दिए हुए ऑप्शन में 1 है, ग्रेट बियर झील। तो हमें पता चला ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। 13वें प्रश्न पे चलते हैं, क्या है देखिए, बंदरगाहों से संबंधित है। क्या है कि एक तरफ बंदरगाह दिया है, बंदरगाह के नाम, और दूसरी तरफ देश का नाम दिया गया, कौन सा बंदरगाह किस देश में है। तो देखिए रॉटरडम जो बंदरगाह है यह नीदरलैंड में है, ये है। और मान लीजिए हमें ये नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक फेमस चीज़ है, क्योंकि हर एक कठिन चीज़ में एक सरल चीज़ छुपी होती है। तो जो इकारगा बंदरगाह है ये हमें कंफर्म होता है, बहुत फेमस बंदरगाह है। यह चीन में नहीं बल्कि यह रूस में है। कहाँ है? रूस में। तो इसने पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं पर ध्यान दीजिए, बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और नहीं पर ध्यान नहीं जाता, इसलिए आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है। तो इकारगा बंदरगाह चीन में नहीं बल्कि रूस में है, तो यही गलत था, ऑप्शन नंबर बी गलत था। तो बाकी सब सही है। हाँ, मोंटेवीडियो उरुग्वे में है, जाकार्ता इंडोनेशिया में है। आगे देखते हैं हम 14वें में। देखिए यहाँ पर क्या है, सुमेलित करने वाला प्रश्न फिर आ गया, बढ़िया प्रश्न है, हम सुमेलित कर दे रहे हैं। अगले पेज पर इसका ऑप्शन दिया है। एक तरफ देखिए यहाँ पर पर्वतीय दर्रा दिया है और दूसरी तरफ हमें मिलाना है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ये दर्रे हैं, उसे हमें मिलाना है। तो हमें एक चीज़ कन्फर्म है यहाँ पर, ये माड़ा ये पर्वतीय दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। नाथुला बंदरगाह, नाथुला पर्वतीय दर्रा कहाँ है? ये आप सबको ट्रिक मालूम है, नाथू का सिक्का, यानी नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। ये हमने मिला दिया। जोजिला कहाँ है? जोजिला है जम्मू कश्मीर में, और शिपकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये हमें मिल गया, हमारा कंफर्म हो गया कहाँ कौन सा था। तो अगर हम अगले पेज पर इसका ऑप्शन दिया है, अगर हम लोग इसका ऑप्शन देखें तो क्या होगा इसका ऑप्शन? तो ऑप्शन यहाँ अगले पेज पर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। तो चलते हम लोग 15वें पर। क्या दिया है? निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो हमें पता है मेरे भाई, लेह जाने का जो रास्ता होता है ये जोजिला दर्रा से होता है, ऑप्शन नंबर ए। और ये शिपकिला तो हुई, लेह कहाँ है? आप सबको पता होगा, ये लेह लद्दाख में है, लद्दाख में है। तो स्वाभाविक सी बात है, शिपकिला तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ये हो ही नहीं सकता। चुम्बी घाटी ये सिक्किम के साइड में है, ये भी नहीं होगा। बनिहाल तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। आप एलिमिनेशन से भी लगा सकते हैं। 16वां देखते हैं। देखिए ये बढ़िया प्रश्न है, ये मैचिंग कराने वाला, ऐसे प्रश्न गलत नहीं होते हैं आपके। देखिए क्या कह रहा है इसमें, एक तरफ दिया है घास के मैदान और दूसरी तरफ दिया है महाद्वीप। कौन सी घास के मैदान किस महाद्वीप में पाई जाती है, इसे हमें मैच कराना है। तो देखिए जो हमें सबसे पहले कन्फर्म है हम उसी को कर देते हैं। वेल्ड ये जो घास का मैदान है ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। इसका एक ट्रिक होता है, जैसे वेल्डिंग करके किसी भी डिवाइस को हेर फेर कर दिया जाता है, तो वेल्ड से अफ्रीका, तो इसे ट्रिक हो जाती है। और ये एक तो ये हो गया, तो डी हमारा 2 पे आना चाहिए। तो इससे हमें कंफर्म हो गया, या तो ए होगा या तो डी होगा। ये हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं ये लानोस कहाँ पर जाएगा? ये स्टेपी पहले हम लोग, ये जो स्टेपी है ये यूरोप में है, तो बी वाला 3 पे जाएगा, तो बी 3 पर जाएगा। तो इससे हमारा कौन हो गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हमें कन्फर्म हो गया 2 ही से, बी वाला हमारा 3 पे चला जाएगा और ए वाला जो है ये 4 पे आएगा। ये अप्रेरीज उत्तरी अमेरिका में। तो आप लोग एलिमिनेशन यही होता है फ़ायदा, जो मैचिंग वाला सवाल होते हैं इसमें हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है मेरे भाई, आपको अगर 1-2 आता रहेगा तो आप उसे कर ले जाएंगे, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। चलते हैं हम लोग 17वें में। देखिए ये भी मैचिंग वाला ही है। मैचिंग वाले सवाल बहुत ही अच्छे होते हैं। क्या है इसमें, एक तरफ देखिए दिया है केंद्र, केंद्र मतलब ये खनिज, कौन सी खनिज कहाँ पाई जाती है उसका ये यहाँ पर दिया है। तो देखिए हम लोग अगर यहाँ पर देखें, सबसे पहले देखिए हम लोग एक ट्रिक होता है चित्रदुर्ग में, जैसे हम लोग मैगजीन आते हैं पढ़ने वाली तो उसमें चित्र छपा होता है, तो मैगजीन से ही संबंधित मैगजीन की तरह मैग्नीज है। तो चित्रदुर्ग में क्या पाया जाता है, ये मैग्नीज, ये तीसरे चला जाएगा। कोरापुट में ये बॉक्साइट पाया जाता है। ये जो मुकुम है, ये मुकुम में क्या कोयला पाया जाता है, और डल्ली राजहरा में ये लौह अयस्क, ये 1 पर चला आएगा। तो इससे हमारा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर ये हमारा बी है, ए 2 पर बी 1 पर, तो ये हो जाएगा हमारा। तो चले हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 18 में। देखिए क्या है, बढ़िया प्रश्न है, देखिए फैक्चुअल सवाल है ये। द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक कौन है। द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत की जड़ें, इसका हिंदी अनुवाद है, ये किसने लिखा था। तो मेरे भाई ये जो लिखे थे W.A. फेयर सर्विस ने, ये लिखे थे। इस बुक में क्या है, इस बुक में है मेरे भाई, इन्होंने जो W.A. फेयर सर्विस थे, ये इंडिया और पाकिस्तान में घूमे और वहाँ के प्राचीन भारत के रहन सहन, वहाँ की संस्कृति, इन सब के बारे में इस बुक में उन्होंने लिखा है। अगला देखें हम लोग 19वां में। देखिए क्या कह रहा है 19वें वाले में, जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास, जनसंख्या के किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है, यहाँ नहीं लिखा है। तो हम सबको पता है जो सीमांत कृषक होते हैं इनको सम्मिलित किया जाता है, क्यों न किया जाए भाई, वो सीमांत कृषक है, भूमिहीन कृषक को भी समावेशी विकास में सम्मिलित किया ही जाएगा क्योंकि उसके पास ज़मीन नहीं है। तीसरा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को शामिल किया जाएगा, इसको नहीं शामिल किया जाएगा तो किसको शामिल किया जाएगा, ये भी है। तो इसको हमारा जो किसको नहीं किया जाएगा, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति को, यानी जो अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाला व्यक्ति है उसको जो है शामिल नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति को नहीं किया जाता। 20वां देखते हैं हम लोग, क्या है 20वें में, जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारक है। देखिए इसमें जो कारक दिया गया है वो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के विनाश के कौन सा मुख्य कारण पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए ना लिखा है, यानी जितने आपके यहाँ कारक दिए गए हैं कारण जैव विविधता के विनाश के, सभी कारक हैं, सभी सही हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य दे दिया है, यानी जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी के विनाश के सबसे मुख्य कारण यानी उनके आवास का विनाश, यानी किसी जंतु का अगर किसी प्रजाति के बायोडाइवर्सिटी का विनाश होता है, सबसे ज़्यादा विनाश उनके आवास का विनाश होता है, तो उसी की वजह से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राकृतिक आवास का विनाश। 21वां देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है 21वें में, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। तुम्हें पता है मेरे भाई, सिंपल सा सवाल है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये जो कानून है वन्य जीवों को संरक्षण यानी सुरक्षा प्रदान करता है, बचाने का काम करता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न में 22वें में। 22वां में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जंतु को खुर नहीं पाए जाते हैं। खुर जानते हैं आप लोग, तो किसको नहीं पाए जाते हैं, हिरण को तो पाया जाता है, जेबरा, घोड़ा, ये गीदड़ को, सिंपल सवाल, गीदड़ को खुर नहीं पाए जाते। 23वां में देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, एक तरफ विटामिन दिया गया है और दूसरी तरफ उनके कार्य दिए गए हैं। सिंपल सा सवाल है ये बायोलॉजी का। तो देखिए क्या है, विटामिन B12, विटामिन B12 जो है प्रति अरक्तता कारक है, यानी विटामिन B12 है जो है मेरे भाई, ये खून की कमी को बैलेंस करता है, खून की कमी है। और विटामिन C क्या है, प्रति स्कर्वी कारक है, यानी जो इसको स्कर्वी रोग हुआ रहता है उसमें फ़ायदा करता है। और विटामिन D का दिया है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा। विटामिन D पर दे दिया है वंध्यता रोधी कारक, यानी महिलाओं जिसको हो जाता है, जिससे महिलाओं में ये ज़्यादातर होता है कि बांझपन, तो विटामिन D बांझपन को ख़त्म नहीं करता है, विटामिन D रिकेट्स बीमारी को ख़त्म करता है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ये जो वंध्यता रोधी कारक है यह विटामिन ई काम करता है इसमें, तो विटामिन D जो है रिकेट संबंधित है, ये गलत है। और विटामिन K भी सही है,
ये जो ब्लड का थक्का बनता है उसमें काम करता है। तो चले हम लोग अगले पर। ये क्या है देखते हैं हम लोग 24वें में। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त यानी अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर लिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि नहीं बदलेगी। हमें पता है मेरे भाई, हम लोग अगर ऐसे एक गिलास पानी ले लें, पानी हमारा भरा है और इसमें 3-4 चम्मच पानी नमक या चीनी डाल दें तो फिर भी इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसका भार, जितना चीनी डालोगे उतना भार बढ़ जाएगा, ये भी होगा। उसका सांद्रता भी बढ़ जाएगा, उसका घनत्व भी बढ़ जाएगा, लेकिन आयतन नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग सोचोगे कि पानी बाहर नहीं गिरेगा। पानी मेरे भाई इंटरमालिकुलर स्पेस होता है, उसी इंटरमालिकुलर स्पेस में जाकर वो समा जाती है। तो इसमें क्या होगा, क्या परिवर्तन नहीं होगा, उसकी आयतन, वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर डी। 25वां देखते हैं क्या है 25वें में। कथन कारण वाला सवाल है ये। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर बताना है। कथन दिया है ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन के अनुकूल था। तो मेरे भाई हाँ, ये सही है। ब्रिटिश भारत में भारत का व्यापार संतुलन अवस्था में था, ये सही है। और कारण दिया गया है, क्यों कारण, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफल निर्यात था, ये भी सही है। लेकिन इसका कथन ए का कारण ये नहीं है। अपने आप में दोनों सही है, लेकिन पहले का दूसरा कारण नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भारत में जो भी निर्यात हो रहा था ब्रिटेन को, जो भी भारत का संसाधन प्रयोग हो रहा था ब्रिटेन के लिए, उसके बदले भारत को जो है कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब क्या होगा कि कथन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे 26 वाले पे देखते हैं क्या है। तो 26 वाले में देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है। कुछ देखिए है, युद्ध का नाम दिया गया है और एक तरफ युद्ध के नेतृत्वकर्ता का नाम है, तो जो सुमेलित नहीं है उसे हमें बताना है। तो देखिए हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध हुआ था तो उसने ये लीडरिंग किया था। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल में था। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय था, तो जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हुई थी। और एक लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें गलत दिया है, यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि हमें ये नहीं पता है, लेकिन हमें इन तीनों का पता था कि हाँ ये सही है, तो इसका मतलब ये गलत ही होगा। तो इस तरह से आप भी ऐसा एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। 27वां में देखते हैं, थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं तब सही आएगा। अब देखिए क्या है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से एक सही नहीं है, उसको हमें बताना है कौन सा गलत है। तो मेरे भाई बराबर की पहाड़ी कहाँ है, आप लोग को पता होगा, बिहार के जहानाबाद में। बिहार के जहानाबाद में बराबर की पहाड़ी है और बराबर की पहाड़ी में कुल 4 गुफाएं हैं। 4 गुफाओं के नाम आपको पता होगा, कर्ण चौपर, लोमस ऋषि, सुदामा, विश्वकर्मा, ये 4 नाम है, ये तो सही हो गया। तो 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, ये भी सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं के आजीवकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ये भी सही है। तो इसका मतलब जब ये तीनों हमें पता चल गया, ये तीनों सही हैं, इसके बारे में हमारे पास जानकारी थी, इसका मतलब यही हुआ कि जो चौथा है वो अपने आप में गलत होगा। तो डी, ये अभिलेख 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी के हैं, तो ये गलत है मेरे भाई, ये 3री ईसा पूर्व शताब्दी के हैं, यानी मौर्य काल के समय के तक। तो ये डी वाला ये गलत हो जाएगा। तो 28वां देखते हैं हम लोग क्या है 28वें में। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह किसने टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। यह किसने कहा था मेरे भाई 28वें वाले में, यह कहा था ये जीबी मैकाले, ऑप्शन नंबर बी। फैक्चुअल सवाल था ये। 29वां में देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में हराया था। तो आप लोग देखिए यहाँ वारंगल जो दिया है कहाँ है, ये तेलंगाना में है। तेलंगाना में है। अलाउद्दीन जब पहली बार तेलंगाना में अपना अभियान किया था, हमला किया था, तो अलाउद्दीन की सेना को मेरे भाई काकतीय शासकों की सेना ने 1303 में हरा दिया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन की खिलजी की सेना को हराया था काकतीय शासकों ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 30वां वाला में क्या है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है, उसको हमें चूज करना है। देखिए पाबना विद्रोह जो है, ये पाबना विद्रोह के बारे में दिया है ये। तो पाबना विद्रोह कहाँ हुआ था, ये कब हुआ था, 1873। ये तो सही है, कन्फर्म है हमें।
अब ये दक्कन किसान विद्रोह 1875 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1770 में। और ये कोल विद्रोह, ये गलत है। कोल विद्रोह मेरे भाई 1870 में नहीं हुआ था, बल्कि 1830-31 के पास हुआ था, 30-31 में। तो इसके आसपास हुआ था, 1870 नहीं, यही गलत था। तो सही 30-31 हो जाएगा। 31वां देखते हैं क्या है। देखिए ये सवाल कई जगह पूछा गया है, इसे देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये, मॉडर्न इंडिया का सवाल। निम्न में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई? मतलब ऐसी कौन सी केस थी जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में, यानी जिसके ऊपर आरोप लगा था उसके समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की, मतलब यहाँ अल्बर्ट आइंस्टीन एक नाम है, H.G. वेल्स दूसरे हैं, हेराल्ड लास्की तीसरे और रूजवेल्ट ये चौथे हैं। इन सब की सहानुभूति टिप्पणियाँ की, यानी इनको बचाने के लिए सहानुभूति टिप्पणियाँ की। ऐसा कौन सा केस था? तो मेरे भाई मेरठ षड्यंत्र केस। आप सबको पता होगा मेरठ षड्यंत्र केस में जो है 1929 के आसपास ये हुआ था और इसमें लगभग 32 कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसकी सहानुभूति के लिए ये सब अपना टिप्पणियाँ किए थे। 32वां देखते हैं। देखिए 32वां में क्या है, क्रमित किया है, हमें ऑर्डर सेट करना है। ऑर्डर सेट करने वाले सवाल, मैचिंग वाले सवाल, ऐसे ही सवाल ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये फैक्चुअल सवाल होते हैं। क्या करना है, घटनाओं को कालक्रम में यानी ऑर्डरिंग करना है। सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी हुई और उसके बाद कौन सी हुई। तो देखिए मेरे भाई यहाँ रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह दिया गया है। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था, 1919 में आया था। ये हम डेट लिख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। गांधी जी का प्रथम आंदोलन था और यह गांधी जी का प्रथम और सफल आंदोलन था। और यहाँ पर खेड़ा है और यहाँ पर अहमदाबाद मिल है। तो खेड़ा के पहले, सबसे पहले गांधी जी का चंपारण था, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद अहमदाबाद वाला, नहीं, चंपारण के बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा। तो हमारा सबसे पहले तो चंपारण यानी 2 सबसे पहले होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, इसमें 2 सबसे पहले नहीं है और ए भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी 2 सबसे पहले नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा 2 होना चाहिए, फिर 4, फिर 3, फिर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा ए। 32वां का ए हो गया। अब हम लोग चलते हैं 33 पे। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है इसमें, निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? क्षेत्रीय परिषदों का कौन सा एक लक्षण नहीं है मेरे भाई? तो देखिए यह एक संवैधानिक संस्था है, ये तो सही है, ये तो लक्षण है इसका। तो कौन सा क्षेत्रीय परिषदों का कौन सा एक लक्षण नहीं है, सॉरी, ये जो है संवैधानिक संस्था नहीं है, यही गलत है क्योंकि ये क्षेत्रीय परिषद जो है इसको अभी संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। तो सीधी सी बात है ये, तो यही गलत है। इसका मतलब ये सब सही होंगे। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत आती है, ये सब सही हो जाएंगे। यह परामर्शदात्री संस्था है, तो ये गलत है यहाँ पर। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पर। क्या कह रहा है, कथन कारण वाला है ये सवाल। और देखिए कथन में क्या लिखा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। देखिए ये कथन है, अब इसका कारण क्या दिया गया है, क्यों ये डेमोक्रेटिक है। भारत का अपना एक संविधान है। तो मेरे भाई भारत का अपना एक संविधान है, ये सही बात है, लेकिन भारत के संविधान के चलते भारत लोकतांत्रिक देश नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं जिनके पास अपना एक संविधान है लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेटिक मेरे भाई लोकतांत्रिक देश होने के नाते जैसे भारत का जो वास्तविक शासक है, इसके लिए वोटिंग का है, सबको वोटिंग का अधिकार है, तमाम यहाँ पर जो है ये मूल अधिकार मिले हुए हैं, इसकी वजह से है। ये संविधान की वजह से सिर्फ लोकतांत्रिक नहीं होता है कोई भी देश। तो इसका मतलब बी सही है हमारा, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, ये हो गया हमारा। तो हम लोग चलते हैं 35 पे। क्या कह रहा है इसमें, कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? कौन इसका सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है मेरे भाई? तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, आपको सही दिखाई देगा। देखिए संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार कौन सा नहीं है? चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता है, ये तो सही है। संसद के आंतरिक विषयों का संचालन करने का अधिकार, यानी संसद में जो आंतरिक विषय है उसको संचालन करने का अधिकार भी है। साक्षी के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, ये नहीं है, ये यही वाला जो है गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार, तो ये भी है लेकिन ये नहीं है सी वाला। 36वां देखते हैं क्या है इसमें, 36, ये कथन कारण वाला ये भी है। देखिए क्या है, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को
आचार संहिता का पालन करना होता है। ये तो कथन है और कथन सही है, ऐसा होता भी है। कारण में क्या है, आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। नहीं मेरे भाई, आचार संहिता जो है संसद में कानून कोई नहीं बना था, इसे चुनाव आयोग की तरफ से बनाया गया था। तो ये गलत हो गया, यानी कथन एक सही है, कारण गलत है। तो इस हिसाब से हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सत्य है परंतु आर गलत असत्य है। चलते हम लोग 37 पे, देखते हैं क्या कह रहा है 37 वाले प्रश्न में। ये कथन कारण वाला ये भी है। क्या है इसमें, कथन क्या कर रहा है, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। मेरे भाई हमें जैसे पता है, भारत में यदि संसद कोई कानून बनाती है, कोई अपने कानून का उल्लंघन करती है या कोई गलत कानून बनाती है, तो अपना जो जुडिशरी है, कोर्ट है, वो उसका पुनर्निरीक्षण करती है। और पुनर्निरीक्षण करने का कोई लिमिटेशन नहीं है, वो पूरा जांच करेगी और उसे गलत पाएगी तो उसे निरस्त भी कर सकती है। तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पर सीमित नहीं असीमित होना चाहिए, ये गलत हो गया अपना ये कथन। अब कारण दिया है, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। बिल्कुल सही है, भारत में संविधान में अलग अलग अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ चीज़ें लिया है, सब नहीं। यहाँ पर अगर सब दिया होता तो गलत हो जाता, यहाँ कुछ चीज़ें उधार की हैं, इसका मतलब सही है। तो यहाँ ए गलत है और सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 37वें का। तो हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। 38वें क्या कह रहा है, यहाँ देखिए लिखा है, फैक्चुअल सवाल है। कह रहा है बुल कैपिटलिस्ट, बुल कैपिटलिस्ट का हिंदी दिया है, बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है। तो बैल पूंजीपति जो कहा जाता है मेरे भाई, वो उन किसानों को कहा जाता है जो जिनके पास कुछ साधन तो होते हैं, कुछ संसाधन होते हैं, लिमिटेशन में होते हैं, लेकिन वो धनवान नहीं होते हैं। तो ये इससे हमारा ये मैच कर रहा है, वह किसान जिनके पास कुछ साधन तो हैं लेकिन वो धनाढ्य नहीं है, इसे बुल कैपिटलिस्ट कहा जाता है इकोनॉमिकली की भाषा में। 39 में देखते हैं हम लोग क्या है। 39 में थोड़ा सा हम छोटा करते हैं तब सही दिखाई देगा आपको। क्या है 39 में, पहले हम लोग देखें। तो देखिए यहाँ दिया है कुछ, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा मैचिंग नहीं कर रहा है, गलत मैचिंग है, उसे हमें बताना है। नीति निमोदन प्रस्ताव, ये इसका मतलब क्या होता है, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया करना, ये होता है नीति निमोदन। ये वाला हो गया मित व्ययिता, हमें पता है मित व्ययी का मतलब हम लोग हिंदी पढ़े होंगे, तो मतलब खर्च कम करना, यानी बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाती है, यानी खर्च को कम करना होता है। सांकेतिक प्रस्ताव, सांकेतिक प्रस्ताव मतलब ये को सिर्फ एक कोई मैसेज देना चाहते हैं, उसके लिए होता है। बजट की मांग में से 100 रुपया कम कर देना। आप सोचो जरा, बजट की करोड़ों का होता है, उसमें से 100 रुपया कम कर देना, मतलब ये केवल एक संकेत देता है कि इसमें कुछ कम खर्च होना चाहिए। तो यहाँ का मतलब ये भी सही है। तब ये तीनों सही हैं तो यही गलत होगा। एलिमिनेशन मेथड हम लोग लगाएंगे तो इसका मतलब यही गलत होगा। और इसमें लेखानुदान दिया है तो ये गलत हो जाएगा। बजट की मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना ये गलत है। आगे देखते हैं हम लोग 40 में। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग छोटा करें। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, भारत में आरंभ की गई योजनाओं को समय के अनुसार व्यवस्थित करना है और कूट को सही उत्तर चुनना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या, यहाँ पर कैसे क्या करना है, तो सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना और मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना दिया है। ये सभी यहाँ पर हमें दिए गए हैं। यहाँ पर तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा मतलब ये सुमेलित है, कौन सा नहीं है, मतलब ऑर्डर में सेट करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, ये सब 14 में हुए थे आसपास, लेकिन ये जो अटल पेंशन योजना थी ये 15 के आसपास हुई थी, यानी 2 सबसे अंत में रहना चाहिए। कन्या समृद्धि योजना, मेक इन इंडिया, ये सितंबर 2014 में हुआ था। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये भी 14 में, लेकिन ये अटल पेंशन योजना 15 में हुई थी, मतलब ये सबसे अंत में रहना चाहिए। तो 2 जिसमें सबसे अंत में होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सेट हुआ, यानी यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा क्लियर कर दें, ये यहाँ वाला, यानी ये हमारा आंसर जब ये होगा तो सबसे पहले ये 4 होगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, उसके बाद तीसरा वाला हो जाएगा मेक इन इंडिया, उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना सबसे अंत में। 41 में देखते हैं क्या है। 41वें वाले में क्या है, यहाँ अधोलिखित में से कौन सा शीत महासागर की धारा नहीं है, मतलब कौन सी ठंडी महासागर की धारा नहीं है।
उसको बताना है। तो यहाँ कनारीज, हम्बोल्ट, ओएसियो, ये सब जो है मेरे भाई, ये सब शीत महासागर की धारा है। मतलब ये जो महासागर है वो ठंडे महासागर मतलब धारा है। ये जो अलगुहास, ये जो महासागर की धारा है, ये गर्म है, गर्म धारा है, ये स्ट्रीम जिसे बोलते हैं, ये वाली डी हो जाएगा। 42वें में हम लोग देखें कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है। यहाँ पर नहीं नहीं लिखा है, सही बताना है कौन सा सही है, इसमें हमें बताना है इन सभी ऑप्शंस में। तो देखिए यहाँ पर इडुक्की, इडुक्की जो है ये तापी शक्ति लिखा है यहाँ पर। ये तापी शक्ति नहीं है मेरे भाई, इसमें थर्मल पावर लिखा है, थर्मल पावर नहीं है, यह वाटर से रिलेटेड। ये इडुक्की जो है ना परियोजना, ये पेरियार नदी पर बनाई गई है और पेरियार नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है, एक थर्मल पावर नहीं है, पेरियार नदी पर बनाया गया है। तो ये हमें कन्फर्म था, यही गलत था, तो ये इसका मतलब यही गलत है, बाकी सब सही हैं। ये सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल ये गलत है, बाकी सब सही है। 43 में देख लेते हैं। देखिए मैचिंग वाला सवाल है, तो देखें क्या कह रहा है ये। एक तरफ हमें दिया है जलप्रपात के कुछ नाम दिए गए हैं और अगली तरफ दिया गया है नदी का नाम। तो हमें मैच कराना है कौन सा जलप्रपात किस नदी पर बना है, उससे हमें मैच कराना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अगर एरो के माध्यम से आप सभी को यहाँ हम जो है इंडिकेशन देना चाहें तो देखिए ये दूध सागर ये मांडवी नदी पर बना है। कहाँ है ये? गोवा में है। ये हो गया। अब हमें दूसरा जो कन्फर्म लग रहा है ये जोग जो है कर्नाटक में है, शरावती नदी पर। अब देखिए हमें ए वाला 4 पे मिलना चाहिए, डी वाला 3 पे। तो ए वाला 4 पे और डी वाला 3 पे मिलना चाहिए। तो इसमें हमें लग रहा है ए है, देखिए ए वाला है, ए 4 पर, डी 3 पर और बी 2 पर आ जाएगा। ये मच्छकुंड और ये जो अंत में गोकाक बचा है ये चला आएगा, ये सी वाला 1 पर घाट प्रभा पे आ जाएगा। सही है। तो इससे आप लोग एलिमिनेशन से आप भी लगा सकते हैं, 1 2 है फिर भी आप यहाँ से नंबर लेके जा सकते हैं। 44वां में देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ नहीं है, यहाँ आप ऐसी चीज़ों को जब देखा करिए कौन सा नहीं है तो इसे इंडिकेट गोला वगैरह कर दिया करिए। तो देखिए ये हमें ये जो है यहाँ पर ये कुछ देश का नाम दिया गया है यहाँ पर और उस देश की राजधानी की इधर नाम दिया गया है, उसे कौन सा मैचिंग नहीं कर रहा है इसे हमें बताना है। तो देखिए हमें कुछ पता होता नहीं है, यहाँ पता नहीं कौन कौन से देश के बारे में दिया गया है। एक तो हमें ये पता है ताइवान ताइपेई पर बना है, ताइवान की राजधानी ताइपेई है और हमें मालूम नहीं है, तो आपको भी नहीं मालूम होगा। लेकिन एक चीज़ ये कन्फर्म है, भारत की जो ये दक्षिणी देश है ये मालदीव की राजधानी मालाबो नहीं है मेरे भाई, माले है। ये तो क्योंकि मैं कहा ना हर कठिन चीज़ में एक सरल चीज़ छुपी होती है, बस उसी को पहचानना पड़ता है। तो मालदीव की राजधानी माले है, तो इसका मतलब यही गलत दिया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आगे चले हम लोग 45 में, क्या कह रहा है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत सुमेलित है, इसे हमें बताना है। तो ये 45वां में ये हमें बताना है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन से होता है, खूब कोयला फूंका जाता है, उसके चलते CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो ग्रीन हाउस गैस का कारण बनती है। ये तो सही है, ये भी तो सही है। क्लोरोफार्म कार्बन ये ऑटोमोबाइल से नहीं निकलती है, मोटर गाड़ी से नहीं निकलती। क्लोरोफार्म जो है AC हो गया, जो तमाम और जो और एक जो होती हैं जो AC वगैरह में प्रयोग की जाती हैं उनमें होता है। तो ये ऑटोमोबाइल से, यहाँ क्लोरोफ्लोरोफार्म, ये जो क्लोरोफार्म है कार्बन, ये ऑटोमोबाइल से रिलेटेड नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो बाकी यही ऑप्शन सही है आपका एक लिए। और नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत में यहाँ पर जो है ये भी पाई जाती है जो गैस होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ईंट के भट्ठे वगैरह में से हो, क्योंकि यहाँ पर कोयला भी जलता है तो यहाँ से भी निकलती है, तो यही आपका बी हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मैंने बताया ना, ये धान के खेत में नाइट्रस ऑक्साइड, धान के खेत से यहाँ से ये मीथेन भी निकलती है, मुख्य रूप से ये काफ़ी हद तक पूछा जाता है। 46वां में देखते हैं, 46 में क्या है देखते हैं हम यहाँ। देखिए एक तरफ ये जैव मंडल तथा जैविक संगठन का एक क्रम दिया गया है, जैव मंडल जैविक संगठन का क्रम इसमें हमें सेट करना है। तो सबसे पहले मेरे भाई जनसंख्या होती है, जनसंख्या से समुदाय बनता है
वो समुदाय पारिस्थितिक तंत्र होता है। पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो एक भूदृश्य होता है, यानी अर्थ का एक चित्र होता है उसका दृश्य। तो ये इसमें यही सही है। देख रहे हैं यहाँ पर दिया है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, भूदृश्य, ऑप्शन नंबर सी। 45 में क्या है, किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? कौन सी पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है, ये हमें बताना है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पतझड़ वन या रेगिस्तानी झाड़ियाँ 47वें में। तो यहाँ पर मेरे भाई उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं ये काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं, जिसके कारण इनकी जो है जैविक पदार्थ ये ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर सी। 48वां देख लें। 48वां में हाँ हम यहाँ हैं, अब सही है। क्या है, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? क्या है, इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है यहाँ पर? तो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए ये इंसिनरेटर शब्द का प्रयोग किया जाता है यहाँ, ऑप्शन नंबर ए। 49वां देख लें, थोड़ा सा छोटा करें। 49वां वाला देखिए कथन कारण से संबंधित है। कथन में दिया है मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। बिल्कुल सही बात है, किया गया लोगों ने, क्योंकि मुस्लिम शासक थे वो लोग करवाए। कारण में दिया है आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें, यहाँ पर कुछ कट गया है, शमा कहा जाता था के शौकीन थे। तो ये दोनों सही है, इसीलिए करवाते थे क्योंकि वो सब इस चीज़ों के लिए शौकीन थे। तो कथन ए और इसका कारण भी इसके लिए स्पष्ट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, सही है। 50वां में देखिए क्या है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो यानी जो मराठा शासन लोग करते थे वो लोग सुरक्षा के नाम पर कौन सा टैक्स लेते थे, राजस्व लेते थे, तो हमें बताना है। तो यहाँ पर ये जो होता था चौथ, 50वां का हो जाएगा, ये चौथ इकट्ठा करते थे, 1/4, मतलब हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं, इसके नाम पर वो राजस्व लेते थे, टैक्स। ऐसे भी पूछा जाता है चौथ या इस किससे संबंधित था, या एक टैक्स था। तो हम लोग चलते हैं 51 वाले प्रश्न पे। इसमें भी कथन कारण का है। क्या है, देखिए कथन में दिया है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ। 51 वाले में तुर्की आक्रमण सफल हुआ, सही बात है, वो लोग आक्रमण किए और सफल भी हुए तुर्क वाले। और उत्तर में राजनीतिक एकता नहीं थी, सही बात है, क्योंकि क्यों सफल हुए, क्योंकि उत्तर भारत में जो था वो राजनीतिक एकता नहीं थी, लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते थे। जब एक पर हमला होता था तो अगल लगता था हाँ इसके ऊपर हो रहा है तो हम तो सेफ हैं, लेकिन वो लोग ये भूल जाते थे कल के हमारे साथ भी होगा। तो इसी के चलते ये भी चपेट में आए और पूरा उत्तर भारत में तुर्कों पर आक्रमण सफल हो गया। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर ए। कारण भी सही है और इसका स्पष्टीकरण भी। तो हम लोग देखते हैं इसका, ये क्या है, निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा यहाँ सही सुमेलित नहीं है, हमें इसको बताना है। देखिए ध्रुवदास, ये भगत नामावली ने इसको लिखा था, ये इनकी रचना है। नाभादास, भक्तमाल, रसखान, देखिए रसखान है, इसे ये रसिक प्रिया नाम दे दिया है, तो इसलिए लोगों को लगेगा कि रस से रसखान है, रस से रसिक प्रिया है, तो यही सही होगा, लेकिन ये गलत है मेरे भाई। ये रसिक प्रिया जो है आचार्य केशवदास ने इसको लिखा था, केशवदास ने इसको लिखा था, रसखान ने नहीं लिखा था, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, बाकी सब सही। तो 52 वाले देखते हैं हम लोग, 53 वाले क्या है यहाँ, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उससे जुड़े हुए प्रावधानों में अगर संशोधन करना चाहती है तो अपने किस प्रकार से प्रस्ताव लाना होगा, किस प्रस्ताव को पारित कराना होगा, साधारण बहुमत या विशेष बहुमत वाला, इसमें से किसका होगा? तो मेरे भाई 2/3 बहुमत का ये होगा, 2/3 बहुमत से उसको पारित करवाना होगा। 54 वाले में देखते हैं, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? ये प्रश्न बहुत ही प्रचलित प्रश्न है, आप लोग सुने होंगे कि अगर कोई सांसद बिना सूचना दिए 60 दिन से अधिक तक अगर गायब रहता है तो उसकी जो है उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, उसकी सदस्यता जा भी सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी 60 हो जाएगा। देखिए क्या है,
समलैंगिकता से संबंधित एक प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या है? समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये कोई अनुच्छेद में तो है नहीं, ये भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंडियन पॉलिटी से संबंधित। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? यानी भारत की संविधान बनाने की जो सभा बैठी थी उसकी अंतिम बैठक कौन सी तिथि थी? तो 26 नवंबर 1949, ये 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 की इसकी अंतिम बैठक हुई थी, 56 वाले सी। ये देखिए यहाँ पर क्या है, 57 में वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, तो इसका क्या है? वनस्पति जलवायु का सही इंडिकेटर यानी सूचक क्या है? सूचक, उसे मतलब यह कथन किससे संबंधित है? नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो किससे संबंधित है? कोपेन से। ऑप्शन नंबर बी, ये इकोलॉजिकल टर्म है कोपेन। ये देखिए यहाँ पर है, मरुस्थल से संबंधित है। एक तरफ हमें दिया है मरुस्थल का नाम और दूसरी तरफ उस देश का नाम दिया गया है। तो कौन सा मरुस्थल किस देश से मैच नहीं कर रहा है, इसे हमें बताना है। तो देखिए क्या है, सोनोरन, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, लेकिन हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता तब आप लोग सोचोगे सर आप आंसर रटे हो क्या? नहीं, ये गिब्सन जो है, हमें पता है कौन सा सुमिलित नहीं, ये गिब्सन नहीं है मेरे भाई, ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो हमें ये पता लग गया जब ये ऑस्ट्रेलिया में है इसका मतलब यही गलत है, तो इसको हम गलत मान लिए और बाकी ये जो है ये सही ही होंगे। 3 सही है, एक ही गलत था ना, तो ये जब गलत हो गए बाकी सब अपनी जगह पे सही होंगे। तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से आप लगा सकते हैं। और क्या है यहाँ, वैश्विक ऊष्मन, यानी जो है इसे क्या कहता है? ग्लोबल वार्मिंग, इंग्लिश में इसका एक बहुत ही प्रचलित एक इसका टर्म है। वैश्विक ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता की प्रचंडता बढ़ रही है? तो चक्रवात बढ़ रहे हैं, तूफान आने के मतलब जो तूफान आ रहे हैं उसकी संभावना बढ़ रही है, इससे बवंडर जो आते हैं उससे बढ़ रही है, यानी सभी चक्रवात, तूफान, बवंडर, इन सभी की बारंबारता बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग से। ये देखते हैं हम लोग, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, ये सबको बात है, क्योंकि डॉक्टर भी सलाह देते हैं 6 महीने तक बच्चे को जो है माँ का दूध ही पिलाइए, बाहर का न पिलाइए तो अच्छा रहे। तो कह रहा है किंतु इनमें कौन सी किसकी कमी होती है? माँ के दूध में किसकी कमी होती है वो नीचे दिया गया है। तो सबको पता है माँ के दूध में जो कमी होती है वो आयरन की कमी होती है, ये आयरन, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग देखते हैं 61, क्या है इसमें देखते हैं, तुलसी के पौधों में औषधि महत्व क्या होता है? सब लोग, हम सबको पता है, सब लोग बताते हैं तुलसी का पौधा बहुत ही जड़ी बूटी का काम करता है, बहुत ही औषधि रूप, इसका औषधि महत्व बहुत अधिक है। तो किसकी उपस्थिति के कारण है? तो हमें पता है ये जो फिनाल एवं फ्लेवोनाइड, ऑप्शन नंबर सी, ये जो पदार्थ होता है इसी के कारण इसकी जो है औषधि महत्व अधिक है, 61 में सी। अब हम लोग ये देखते हैं ये वाले 62 में, वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की क्या कहा जाता है? ये पूछा गया था मेरे भाई, आपको पीसीएस 2019 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसमें सामान्य बेरोजगारी इसे कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, क्या है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में, ये देखो इंग्लिश में इसका लिखा है कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है 63 वाले में। तो देखिए, कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया था, ये भी गलत है, 2014 में नहीं है। और अगला क्या है, इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CRS की गतिविधियों में व्यय करना होगा, ये भी नहीं है, 1% नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये दोनों गलत है। ये 64वां वाला हम लोग अगर देखें तो क्या है, ये भी कथन कारण से है। तो क्या कह रहा है, कथन, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं लगते तो बड़े हैं लेकिन वो बड़े नहीं होते हैं, वो आपको भयभीत करने के लिए दिए जाते हैं, इसीलिए ऐसा हो जाता है। क्या है ये 64वें में, मानव विकास सूचकांक यानी SDI एवं सतत विकास लक्ष्य यानी SDG के आधार पर भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। तो अगला में क्या कह रहा है, कारण इसका दिया गया है, क्यों, जो HDG है, जो SDG यानी सतत विकास लक्ष्य जो है
लक्ष्यों को आधारभूत आयाम एवं शिक्षा स्वास्थ्य घनिष्ठता के साथ अंतर संबंध है। तो इसका संबंध सही है, यानी ए भी सही है और ए भी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी जो ए सही है और आर भी सही है, और आर जो है ए का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ये देखते हैं क्या कर रहा है। एक आयामी यानी मल्टी डायमेंशनल निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित है। तो इसमें कौन सा सम्मिलित है, इसमें इसे हमें बताना है। तो देखिए स्वास्थ्य सही इसमें सम्मिलित है, स्वास्थ्य तो रहेगा ही भाई। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कौन कौन से ये फैक्टर रहते हैं, तो स्वास्थ्य रहता है, शिक्षा रहता है, जीवन स्तर रहता है, यानी तीनों। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें जो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 66 में, इकोसिस्टम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए क्या है, इसमें कौन सा सत्य हो सकता है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। मेरे भाई कैसे न्यूनतम रूप से आश्रित होंगे, आप ही बताइए। पूरा का पूरा डिपेंड है, ये न्यूनतम शब्द नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। दूसरा दिया है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा मेरे भाई, उत्पादक कम है और उपभोग करने वाले ज़्यादा हो जाएं, तो ये तो क्रैश कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा अपना सिस्टम, इकोसिस्टम। ये भी गलत हो जाएगा। सी वाले में दिया है उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, ये सही है। यानी पेड़ पौधे जो हैं ये मानव हो गए, जो प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, इसमें मानव भी आता है प्राथमिक उपभोक्ता में। मानव जो है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है। तो ये जो है ये सही है, सी तीसरा सी वाला। और डी वाला भी गलत है, द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली, ये गलत है। 67 में देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कथन कारण का है। कथन एक में दिया है उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक पाई जाती हैं। कथन एक में दिया है हमारा, तो सही है। जो उष्णकटिबंधीय देश है वहीं पर तितलियां ज़्यादातर पाई जाती हैं, और तितलियों कम तापमान में नहीं रह सकती, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती हैं। जिसका सही कारण भी सही है, क्योंकि तितलियाँ जो है ठंड प्रदेश जो होते हैं वहाँ पर नहीं रह पाते, इनको थोड़ा गर्म वाला क्षेत्र चाहिए। तो इसका कथन ए भी सही है, कारण भी सही है, और ये जो आर कारण है ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो इसका ए वाला सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 68 में क्या है। तो 68 में हमें थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल देखने में भारी भरकम है, लेकिन इसमें दम कुछ नहीं है। क्या है कथन में, क्या करा, हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। सही है, इसीलिए इतनी लड़ाई हो रही है हिंद महासागर को लेकर। हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत ही भौगोलिक राजनीतिक लाभ है, इसीलिए मैंने बताया ना। तो इसका मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसका स्पष्टीकरण ए का आर कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 69 में देख लेते हैं हम लोग क्या है। नीचे दिए गए कुछ कथन हैं जिनमें से एक को बताना है, यानी कथन कारण है। कथन दिया है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय में स्थित है। सही बात है, हिमालय में बहुत ज़्यादातर भूकंप आते हैं। हिमालय कई अनुदैर्ध्य उत्क्रमण क्षेत्र अवस्थित हैं। तो ये है, सही बात है, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रमण क्षेत्र अवस्थित है, यानी इस टाइप में। तो इसीलिए इसका मतलब ए भी सही है, इसका ए भी सही है, और स्पष्टीकरण भी कर रहा है ए का, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 70 देख ले हम लोग अपना। 70 प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्या कह रहा है इसमें। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में आपसे पूछ रहा है, कौन सा सही है इसे बताना है। आपके सामने कुछ कथन दिए गए हैं। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्म हैं। 70 वाले प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, तो ये तो है मुख्य हिमालय की जो परतदार चट्टानें में जीवाश्महीन है, यानी उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। कोयला या इस टाइप में ये सब, पेट्रोलियम ये सब नहीं पाए जाते। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। तो सही बात है, यहाँ मिलते हैं। लघु हिमालय की बात कर रहा है, में परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। ये ब्रह्म है बाह्य हिमालय, यानी जो बाहरी हिमालय या शिवालिक हिमालय जिसे कहा जाता है, इसमें मानव सभ्यता का अवशेष मिले हैं। तो यानी ये सब हम लोगों ने पढ़ा है भूगोल में, तो सब सही है, 1 2 3 सभी।